एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो। आज रंगमंच के सुहाने दर्पण में हमारे साथ है बहुत पुराने विजय पंडित जी। चलिए मिलते हैं उनसे, विजय पंडित जी से, और उनसे उनकी वार्ता, हम अपनी वार्ता करते हैं। विजय पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। मैं आपके बारे में तो खैर इतना नहीं जानता जितना कि आप हमें बताएंगे। तो आपने कब से रंगमंच और ये दौर शुरू किया है? देखिए, जो हम लोग जो गांव से लोग आते हैं उनका पहला रंगमंच का जो अनुभव होता है वो नौटंकी से होता है और रामलीला से। तो बचपन की जो नौटंकी और रामलीला, ये दोनों जो विधाएं हैं वो सबसे पहले रंगमंच का उनको प्रशिक्षण का कार्य करती हैं, उनको सिखाती हैं और उनके अंदर वो संस्कार पैदा करती हैं कि ये कौन सी चमत्कार करने वाली विधा है जो सम्मोहित करती है। और शादियों में जो कुछ मैंने देखा, मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से 7-8 साल, और वहीं से एक ढंग से रंगमंच का एक बीज पड़ता है। और धीरे धीरे आकर के जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया तो तमाम जो संगठन थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके नुक्कड़ नाटक, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके नुक्कड़ नाटक, उसमें अभिरुचि बढ़ी, उसमें अपनी सहभागिता हुई। और सहभागिता होने के साथ साथ एक बहुत पुराना वहाँ पे एक रंग समुदाय था जिसे कहते हैं रंग शिल्पी। तो रंग शिल्पी को संचालित करते थे अवधेश चंद्रा जी, बहुत वरिष्ठ निर्देशक थे। और सबसे पहला जो मैंने इलाहाबाद प्रवास मैंने की जब स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, तो उन्हीं के द्वारा एक निर्देशित नाटक का मैंने पोस्टर देखा था। उस पोस्टर ने मुझे आकर्षित किया था कि सिनेमा तो देखे हुए हैं, लेकिन ये क्या है जिसका एक पोस्टर है। तो वहाँ से पता चला कि ये नाटक है। और नाटक, और यहाँ पे क्या कहते हैं, मेहता ऑडिटोरियम में उस नाटक को होना था इलाहाबाद में। तो उन्हीं दिनों हमारे एक मित्र थे, मित्र क्या, उसमें एक नाम छपा था लक्ष्मीकांत पांडे का। तो लक्ष्मीकांत पांडे संयोग बस हमारे पड़ोस में ही रहते थे, तो उन्होंने ये पता चला कि लक्ष्मीकांत पांडे, उनका भी नाम छपा था कलाकार में। मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आप पूर्वाभ्यास स्थल पर रिहर्सल पे आइए। तो वहीं पे रिहर्सल पहली बार मैं देखने गए। उसके बाद उस नाटक को मैंने देखा, तो मेरा पहला नाटक देखने का था और उसी से प्रेरित होकर के रंग शिल्पी से जुड़ा हुआ और जीवन का पहला मंच मुझे रंग शिल्पी ने दिया। ये किस सन में? ये बात है, ये 92 की बात है, 92-93 की बात है। उसके बाद रंगशिल्पी में मैं काम करता रहा। उसके साथ साथ मेरे मित्र थे निशान सक्सेना, अजित पुष्कर जी का एक नाटक था प्रजा इतिहास रस्ती है। हाँ, प्रजा। तो प्रजा इतिहास रस्ती में मैंने रोल किया। उस दौर में रोल ही किया करता था। और फिर क्या यह सच है बापू, मरला सानी का नाटक था, उसको भी जो है अवधेश चंद्र जी डायरेक्ट किया था, उसको किया। फिर धीरे धीरे जो रंग विमर्श होता है, जो कई क्या कहते हैं परिचर्चाएँ होती थी, तो एक उसमें जाने का अवसर मिला। भौमिक जी के काफ़ी नाटक हो रहे थे उस दौर में, भौमिक जी के नाटक मैंने देखा। उसी समय ये भारतीय नाट्य अकादमी का विज्ञापन मैंने देखा। तो ये 87 की बात है। तो उसमें 88 में मैंने उसको भरा। और फिर इलाहाबाद का जो भी रंग संस्कार था, जो भी नाट्य अनुभव था, कुछ लिखना भी शुरू किया। मैंने कुछ नाटककारों पे, निर्देशकों के जीवन पे मैंने अमृत प्रभात में आर्टिकल्स लिखे और उसको लेकर के मैं भारतीय नाट्य अकादमी आया यहाँ पे परीक्षा में। और मतलब कि उचित मतलब कि प्रेफरेंस देते हुए मुझे स्पेशल कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उस स्कोर करते हुए मैंने प्रवेश किया। और फिर एक नया मतलब कि एक होता है कि रंग धरातल मिला
राज बिसारिया साहब जी डायरेक्टर थे। अच्छा। और उनके निर्देशन में काफ़ी काम करने को मिला। भारतीय नाट्य अकेडमी में ही बाहर से बहुत से प्रशिक्षक आए, पंडित सत्यदेव दुबे जी, तमाम लोग आए। पुनीत अस्थाना जी थे, जुगल किशोर जी थे, चित्रा जी थी। इन लोगों ने पढ़ाया और एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। उसमें नेहरू शताब्दी नाट्य समारोह चल रहा था। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में नेहरू शताब्दी नाट्य समारोह में वो जाने का अवसर मिला। तो वहाँ पे जितने भी नाटक हुए थे, करीब 10 दिन के अंतराल में, तो देश के जितने दिग्गज नाटककार, निर्देशक और जो है क्या कहते हैं अभिनेता थे, वहाँ पे उनका सम्मेलन हुआ था। तो वो एक बड़ा अच्छा अनुभव था। उस सभी नाटकों को देखते हुए, और जो आप 3 चरण में चीज़ें हुई, आप एक बार अकादमी के या किसी प्रशिक्षण संस्थान के पहले जो अनुभव करते हैं, सीखते हैं, सीखने बाद जब विधिवत प्रशिक्षण लेते हैं अकादमी में या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, उससे आप पुख्ता होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड थिएटर को जब आप देखते हैं, तब जाकर के आप एक समृद्ध हो जाते हैं। हालांकि ये यात्रा अनंत होती है, कभी आपकी पूरी नहीं होती कि आप ये नहीं कह सकते कि जो है मैंने बहुत कुछ सीख लिया या मैं कुछ ऐसा कर लिया। और फिर भी ये होता है कि आप में वो एक क्या कहते हैं आत्मविश्वास आता है कि रंगमंच को समझने लगते हैं। रंगमंच की परिभाषा फिर से कैसी गढ़ी जा सकती है, उसको आप जो है क्रिएट करते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद उन्नाव का कार्यक्षेत्र था अपना, अनुष्ठान हमारी संस्था। हाँ, फिर उसमें आप निर्देशन करने लगे? हाँ, उसमें निर्देशन करने लगे और काफ़ी नाटकों का निर्देशन किया। राजा का बाजा, बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मैंने कुछ की लंबी सूची है। अंधेर नगरी चौपट राजा भी आपने किया? उसमें भी किया था। कुछ आपने म्यूजिकल परिवर्तन किया था? अंधेर नगरी चौपट राजा किया था, वो नौटंकी शैली में आपने किया था। मुझे उसमें काफ़ी कानपुर के हमारे युवा रंगकर्मी मित्र थे या जो नौटंकी कलाकार थे, उनमें जो है उनका सहयोग रहा। और इस तरह से लोक नाट्यों की तरफ हमारा झुकाव हुआ। और ये उपलब्धि रही कि हमारी संस्था से बहुत लोग भारतीय नाट्य अकेडमी में चयन होकर के गए और बहुत से लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गए। जो लोग हमारे यहाँ से क ख ग सीख रहे थे, वो लोग आगे गए और इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उस दौर में मुझे फेलोशिप मिला संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का, और भारत सरकार का भी फेलोशिप मिला। तो उस दौर में मेरी किताब भी है, नौटंकी पर भारत सरकार ने फेलोशिप दिया था। तो वो सब भी काम हुआ। गुलाब बाई जी के परिवार से जुड़ करके भी मैंने काम किया। इस समय तो मधु अग्रवाल जी देख रहे हैं। मधु अग्रवाल जी देख रहे हैं, आशा रानी और मधु अग्रवाल जी देख रहे होंगे। तो इस ढंग से जो लोक नाट्य परंपरा की एक जो है बीज पड़ी थी, वो रंगमंच में लोक नाट्य परंपरा का कैसे प्रयोग किया जा सकता है उसको किया। और काफ़ी करीब 1.5-2 दशक कार्य करने के बाद रंगमंच में, और किताबें भी आई, रंगमंच स्वाधीनता आंदोलन, क्योंकि लिखने पढ़ने का काम भी समानांतर निर्देशन के साथ चलता रहा। और उसके साथ नौटंकी पर भी किताब संगीत नाटक अकेडमी में की। तो इस ढंग से काफ़ी एक अपने को मैं क्या कहते भाग्यशाली मानता हूँ कि जो मेहनत, एक सबसे बड़ी बात थी कि मैं बड़े शहरों में उतना काम नहीं किया जितना कि छोटे शहर में। उसका एक कारण ये होता है, एक तो तमाम आपाधापी से आप मुक्त रहते हैं, तमाम जो क्या कहते हैं संस्थागत जो है आपस में उठापटक होती है उससे मुक्त रहते हैं। और जो पीढ़ी मिलती है, जो जिनको आप रंग संस्कार देना चाहते हैं, वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो नहीं रहती, वो बिल्कुल नए होते हैं और उनको जिस ढंग से आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं दे सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे संस्था के बहुत से लोग इस समय दिल्ली में, मुंबई में, तमाम जगहों पे, लखनऊ में, गाजियाबाद में, और क्या कहते हैं कुछ लोग इलाहाबाद में, वो सब काम कर रहे हैं। तो आप फिर इसके बाद उन्नाव बॉम्बे में काफ़ी दिन रहेगा, वहाँ शिफ्ट हो गया? हाँ, ये क्या हुआ कि तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली हमारे परिवार की प्राची पाठक जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारतीय नाट्य अकादमी से प्रशिक्षित हैं, और उनको मुंबई जाना था। और मुंबई स्वाभाविक है कि एक बड़ा धरातल देता है किसी भी कलाकार के लिए, और क्योंकि वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के कलाकार आते हैं, लेखक, निर्देशक, कलाकार आते हैं, तो उनके बीच में अपने को स्थापित करना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस ढंग से आप अपने को स्थापित करते हैं। वो प्रतियोगिता भी होती है और साथ साथ में आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये ऐसा रहा कि चूँकि लेखन में की अभिरुचि रही और यहाँ पे लेखन की चीज़ें हो गई थी, तो चूँकि 2 चीज़ें होती हैं, वो रंगकर्मी
वो नाटककार, वो क्या कहते हैं कलाकार जो कहीं न कहीं सेवा में है, कहीं न कहीं सेवा में है, सरकारी सेवा में है, गैर सरकारी सेवा में है, तो उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं ज़िंदगी को चलाना, क्योंकि वो 10 से 5 तक अपनी नौकरी में रहते हैं और एक महीने के बाद उनको एक जो क्या कहते हैं उनको जीवन यापन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए उनको कहीं से वेतन के रूप में चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए आप जो है क्या कहते हैं केवल वही करके आप जो है चीज़ों को नहीं चला सकते, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमी है हिंदी की पट्टी के रंग पर। उसमें क्या होता है कि एक ढंग से पूर्णकालिक नहीं होता, तो पूरा पूर्णतः व्यावसायिक नहीं होता। प्रोफेशनल थिएटर की बात करते हैं, लेकिन उस प्रोफेशन से जो आय का जो स्रोत होता है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है एक ढंग से, इसलिए शौकिया की श्रेणी में वो रखा जाता है। तो आप फिर वही होता है कि जो लोग कंप्लीटली पूर्णतः जो है क्या कहते हैं रंगमंच को लेकर के या निर्देशन में या लेखन में जो लगे हुए हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि कोई और भी स्रोत हो जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सके। और वो स्रोत हमें मुंबई देता है सभी कलाकारों के लिए और निर्देशकों के लिए, और मुंबई में भी लेखन की यात्रा हमारी जारी रही। और यही कारण है कि मुंबई में जा कर के मैंने कि काफ़ी पौराणिक और ऐतिहासिक जो भी आख्यान है, पृथ्वीराज चौहान से मैंने करियर शुरू किया था। पृथ्वीराज चौहान, रावण लिखा मैंने, 3 रामायण लिखे, हनुमान पर केंद्रित जो है धारावाहिक, गणेश लीला, और क्या कहते हैं चंद्रगुप्त, और इस ढंग से काफ़ी जो है पौराणिक और धार्मिक रावण, काफ़ी पौराणिक और धार्मिक आख्यान पे आधारित बहुत से किए, और जब इस फिल्म में भी की। और ये वो रहा कि मैंने 3-4 फिल्में लिखी हैं, और करीब तीनों फिल्मों का, अभी एक फिल्म मैंने लिखी है जोसेफ बॉर्न विथ ग्रेस, उसको क्या कहते हैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाना। और बतौर स्क्रिप्ट के लिए मुझे क्या कहते हैं एक इंटरनेशनल जो है क्या कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग का बेस्ट उसका अवार्ड भी मिला उसी फिल्म के लिए। और इस तरह की यात्रा भी चल ही रही है। और इसके साथ ही साथ अपना प्रोडक्शन हाउस भी मैंने स्टार्ट किया, जिसमें कि जो क्या कहते हैं कॉमर्शियल और क्या कहते हैं वो जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं और वो क्या कुछ धारावाहिक हैं, और उनका कंटेंट थोड़ा सा मेरा जो विषय होता है वो बहुत चलताऊ नहीं होता, वो थोड़ा सा विशिष्ट विषय होता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जो है आमंत्रित किया था डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए कुंभ को लेकर के, तो हमारे प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाया गया। इस बीच मेरे नाटक को मोहन राकेश सम्मान मिला, और कई संस्थाओं ने क्या कहते हैं प्रदेश की कई संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया, और वो यात्रा अभी तक चली रही है। तो अभी हाल में आप संगीत नाटक अकेडमी में आए थे? संगीत नाटक अकेडमी का देखिए हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जब मैं भारतीय नाटक अकेडमी से निकला था तो सबसे पहला मुझे कार्यशाला बच्चों के लिए बाल रंगमंच कार्यशाला संगीत नाटक अकेडमी ने दिया था। तो एक ढंग से वो मातृवत हमारी संस्था है, मातृ संस्थान जिसे कहते हैं। तो मैंने संगीत नाटक अकेडमी ने मेरी नौटंकी की किताब भी पब्लिश की थी, लोकनाट्य नौटंकी। तो उसके सचिव तरुणराज जी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने सुना कि मैं लखनऊ में हूँ, तो चूँकि नौटंकी पर मेरा काम रहा है तो उन्होंने आतमजीत सिंह जी काफ़ी वरिष्ठ नौटंकी निर्देशक हैं, तो आर्काइव के लोग कुछ काम करते हैं कि उनका जो अभिलेखागार है उस अभिलेखागार में तमाम जो मूर्धन्य जो क्या कहते हैं कलाकार रहे हैं, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, उनके जीवन अनुभव और क्या कहते हैं उनका जो प्रायोगिक अनुभव है उसको उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उन्होंने ये अवसर दिया, तो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी संगीत नाटक अकेडमी में, मैंने रिकॉर्ड करके उसको मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और अकादमी के लिए भी अच्छा धरोहर होगा, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो मुझे लगता है कि वो मार्गदर्शन है काम करेंगे। तो आजकल जो पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच में कुछ आपको फर्क नजर आता है? देखिए चीज़ें बहुत बदली हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको एक से विभाजित कर सकते हैं कि जो आपका मैं मुंबई का भी थिएटर देखा हूँ, दिल्ली का भी देखा हूँ, और उन्नाव का भी थिएटर से गुजरा हूँ, कानपुर का भी देखा हूँ, लखनऊ का भी देखा हूँ। तो हर शहर का अपना एक संस्कार होता है, दर्शकों का संस्कार होता है। तो दर्शकों के संस्कार के अनुसार ही वो थिएटर वहाँ का बनता है, और उसको उस संस्कार को हम ही क्या कहते हैं डेवलप करते हैं।
तो स्वाभाविक है कि जो थिएटर लखनऊ या कानपुर में होता है उससे थोड़ा सा अलग ढंग का थिएटर दिल्ली में होता है। जो दिल्ली में थिएटर होता है मुंबई में उससे भी अलग ढंग का होता है। मुंबई में मैंने देखा कि बहुत गंभीर नाटक नहीं होते वहाँ पे, कॉमर्शियल बेस पे नहीं कॉमर्शियल को हम अलग ढंग से कहेंगे। उनका जो वो कंटेंट होता है वो हास्य और क्या कहते हैं व्यंग बोध का ज्यादा होता है, क्योंकि जो मुंबई का थिएटर है गुजराती थिएटर से ज्यादा प्रभावित है। और गुजराती थिएटर का ये स्वरूप है कि वो गुजराती लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उनको सुकून के लिए बिल्कुल मतलब कि जब नाटक देखने जाए तो उनको लगे कि बिल्कुल हम आनंदित हो। तो वहाँ पे सोच की बहुत प्रक्रिया नहीं होती, आनंद लेने की ज्यादा प्रक्रिया होती है। लेकिन दिल्ली के थिएटर में मतलब कि आनंद के साथ सोच की प्रक्रिया होती है। यही होता है दिल्ली में आधे अधूरे की बात होती है, आषाढ़ के अंधायुग की बात होती है। तो लेकिन क्या है कि वहाँ पे उस ये नाटक उतने नहीं चलते मुंबई में, तो उनका स्वरूप अलग है और धीरे धीरे चीजें और भी बदली हैं। और स्वाभाविक है कि प्रयोग के तौर पे तो हमारे वेस्टर्न जो भी नाटक रहा है उसको भी उसमें क्या कहते हैं लिया जा रहा है कि जो प्रायोगिक जो नए रंगकर्मी हैं, खास करके जो नई पीढ़ी निकल रही है, काफी प्रयोग भी कर रही है। लेकिन ये है कि अपने अलग अलग शहरों के अपने अपने रंग संस्कार हैं, उसके अनुसार उनके थिएटर है। तो जैसे कि आप अब भी कर रहे हैं, तो क्या अब भी रंगमंच आपका जारी है? बिल्कुल, अभी मेरी एक पुस्तक है वो जो मुझे मोहन राकेश सम्मान मिला था, पूर्ण पुरुष नाटक है, उसका भी मंचन अभी इलाहाबाद में होने जा रहा है, और इलाहाबाद के साथ साथ बनारस में भी और लखनऊ में 3 जगह मंचन है, तो उस पर फिर से मैं काम कर रहा हूँ। और एक और नाटक मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और जो कि अभी का जो दौर है और जो खास करके बहुत ही राजनीतिक जो उलट पलट चीजें हो रही हैं, एक तरफ वामपंथ है, एक तरफ दक्षिण पंथ है, उसके बीच में 2 लोगों की कहानी है, वो मस्तिष्क में है, वो चीजें भी कुछ समय बाद आएंगी। और मेरी इच्छा तो यही है कि वहाँ की जो मीडिया में काम कर रहा हूँ जो उसमें कुछ समय निकाल करके थिएटर के लिए डायरेक्शन की ओर भी समय निकाल के, क्योंकि एक समय बाद सेचुरेट हो जाता है। एक समय जब लिखते लिखते भी आप जो होता कि ये होता है कि पैसे आना चाहिए, अगर पैसे आ जाते हैं तो ठीक है। सेचुरेशन के बाद ये होता है कि कुछ ऐसी चीज हो कि जो कि आपकी अभी इच्छाएं पूरी नहीं हो, तो वो मन में है। और आपका एक नाटक तो वहाँ पे उड़िया में भी वो हुआ है ना? हाँ, एक मेरा पूर्ण पुरुष जो नाटक था उसका उड़िया में भी हुआ है, उड़िया में मंचन हुआ, कोर्स में भी शायद लगा है अभी। तो इस ढंग से चीजें लगातार मतलब कि वो बना हुआ है, छूटा नहीं है। और एक्टिव रूप से अभी बतौर निर्देशक अभी नहीं हूँ, लेकिन निकट भविष्य में हो सकता है इसी साल एक नए नाटक के साथ में फिर से वापसी होगी आपकी। तो आजकल का जो युवा है तो सीधे रंगमंच न करके फिल्मों में जाना चाहता है, उसके विषय में देखिए सीधे से स्पष्ट बात है कि आप थिएटर करते हैं, और अगर थिएटर आप जीवन भर करते हैं तो जो हमारे समाज का जो ढांचा है, सम्मान देने का ढांचा, उसके मानक अलग अलग है। आप जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप अगर प्रोफेसर हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में तभी आप मास्टर होते हैं, लेकिन अगर आप एक इंस्पेक्टर हो जाते हैं तो लगता है कमाऊ जगह पर बैठे हुए, तो अचानक समाज का सम्मान बढ़ जाता है। उसी ढंग से आप जीवन भर थिएटर कीजिए, वो सम्मान नहीं होता। अचानक एक सीन में भी अगर आप रोल कर लेते हैं तो हो जाता है कि अरे इसको फिल्म में देखा था, क्योंकि बहुत बड़ा माध्यम है। एक नाटक आप करते हैं तो 100, 200, 500 लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। हाँ। लेकिन एक क्या कहते हैं टेलीविजन या फिल्म में जब अगर आते हैं तो हजारों लाखों लोग देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है, आइडेंटिफिकेशन के कारण सब पहचान में लोग आते हैं, तो वो पहचान का संकट जहाँ पे थिएटर वालों के लिए है वहाँ पे वो नहीं है, तो अपने को वो अपने स्टार समझने लगता है। तो यही कारण होता है कि हालांकि ये बहुत इसको यथार्थ नहीं कहा जा सकता, बहुत कुछ भ्रम ही जैसा होता है कि आप वो करते हैं, और लेकिन ये है कि जो सत्य है उसको बदलने में धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे हैं। लेकिन एक समय के बाद जो लोग यहाँ पे थिएटर करके वहाँ पे मीडिया में गए थे, वो अब उससे बहुत संतुष्ट ना होकर के फिर से थिएटर की ओर वापस आ रहे हैं, क्योंकि संतुष्टि यही देती है। और आपका जो मानसिक जो है विकास है और जो एक्सप्लोरेशन है समाज को लेकर के आपका चिंतन है, वो थिएटर ही देता है आपको, वो मीडिया वो फिल्म नहीं देती, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में उस ढंग की फिल्में भी नहीं बनती, हिंदी भाषा में तो कम ही बनती है। चलिए, आपको इतना समय दिया, और कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे आप कुछ रंगमंच को जारी रखने के लिए? मैं तो समझता हूँ कि जैसे उपदेश देने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हाँ। लेकिन जो शाश्वत सत्य है वो रंगमंच है।
बाकी सब उसके एक्सटेंशन है और वो मूल है, वो जड़ है। अगर जड़ को आप छोड़ते हैं तो स्वाभाविक है उस ढंग से चीज़ें आप पल्वित पुष्पित नहीं हो सकते। आप जाएंगे देखिए एक समय बाद, क्योंकि ये आदि विधा है, ये भरत मुनि की विधा है, और भरत मुनि की विधा मतलब कि कालांतर से ही चलती आ रही है। तो जो चीज़ें हमारे आदिकाल से चली आ रही हैं वो कभी नष्ट नहीं होती। उसके छोटे छोटे क्या कहते हैं एक्सटेंशन हो सकते हैं, छोटे छोटे उसकी पत्तियां निकल सकती हैं, लेकिन मूल हमारे वही है। तो सत्य है, मतलब कि ये कालजयी है। तो रंगमंच शाश्वत है, शाश्वत रहेगा, और बाकी जो चीजें होंगी आएंगी जाएंगी। अभी क्या है कि अभी आप देखिए कि कोरोना के संकट में फिल्म और जो टेलीविजन धीरे कम हो रहा, नहीं धीरे कम होकर के वेब सीरीज आ गई। वेब सीरीज के बाद चीजें मोबाइल में आ गई, तो उनका वो चीजें बदल कर कि हमारा रंगमंच ही रहेगा। मैं इसमें इसका भी पक्षधर नहीं हूँ कि क्या कहते हैं मैंने कि छोटे उसमें पर्दे पे आप रंगमंच को सीधे टेलीकास्ट कीजिए, क्योंकि जो अनुभूति समक्ष देख करके आपको होती है, एक दर्शक को सीधे सीधे क्या कहते हैं रंगमंच के पात्रों को जो है मंच पर देख करके जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति आप जो है क्या कहते हैं उसको छोटे उसमें माध्यम में करके नहीं कर सकते। तो आपको एक चाक्षुष अनुभव होता है, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जब आप उसको महसूस करते हैं, उसके बाद जब आप उससे उस कलाकार से सीधे मिलते हैं तो वो सुख और वो सत्य और कहीं पे नहीं, रंगमंच ही अंतिम सत्य। सही बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको सम्मान स्वरूप देना चाहता हूँ। करेंगे बिल्कुल। और क्या कहते हैं आप पढ़ने? मैं आभार व्यक्त करता हूँ मोहित बरुआ जी का। मोहित जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और मैं जब भारतीय नाट्य अकेडमी से निकला था तो इन्होंने मुझे अवसर दिया था। एक इन्होंने प्रतियोगिता कानपुर में की थी और उसमें मुझे बतौर निर्णायक उन्होंने आमंत्रित किया था। वो मेरा पहला मंच था, सार्वजनिक मंच था, तो इसलिए आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज पुनः मुझे लगता है कि करीब 25-30 साल बाद ये जो है 30 साल बाद 3 दशक बाद जो है, और ये रंगमंच ही है जो कि जो है क्या कहते हैं हम दोनों को मिलाने में एक साधक सिद्ध हो रही है। रंगमंच की शक्ति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ जी, आपका मार्ग प्रशस्त हो और आपका शो मस्ट गो ऑन, इसके हजारों एपिसोड हों। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी